आप अभी जो बोलना चाहे वो आप बता सकते हो, हमारे स्टूडेंट को मैसेज दे सकते हो। आपका वीडियो तो बाद में हम चला लेंगे, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Yeah. Thank you, Yogesh. Can you hear me? यस यस। Yes. So, good morning, everyone. It's a pleasure to be talking to you. बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। और अभी तो वीडियो में आप देखेंगे, मैं तो ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन अगर कुछ सवाल वाल है आपके तो वो पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आई वांट टू बिगिन बाय सेइंग दैट ये जो कोर्स है, जो एसीटी और मतलब बाकी संस्थाएं इसमें चला रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमारे दोस्त योगेश का जो इनिशिएटिव है, तो ये मेरे ख्याल से दो ही इस प्रकार के कोर्स इंडिया में चलते हैं। एक ये कोर्स है एसीटी का, और एक हम एक्वाडैम में एक 15 दिन का हमारा फाउंडेशन कोर्स रहता है। वो ग्राउंड वाटर पे होता है, एक्विफर्स पे होता है। So these are the only two focused courses on aquifers and participatory management of groundwater। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है। ये एक अनुभव के आधार पे उभर के आया है ये कॉन्सेप्ट। और इसमें बहुत सारी डायमेंशंस हैं। इसमें भूजल का इतिहास है, भूजल की हमारी परंपरा है, भूजल प्रबंधन की परंपरा है। एंड आई थिंक it carries behind it a long legacy of both groundwater usage in India, but also from different parts of the world, and also the experience of about 5 or 6 partners who have worked on the concept of participatory groundwater management। और एकेडमिया और पॉलिसी में पहले इस पे ग्राउंड पे काम करने के बाद ही ये डायमेंशन पॉलिसी में आने लगा है, एकेडमिया में आने लगा है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। सो आई थिंक एज यू गो along with दिस कोर्स, ये बहुत ही आपको बेनिफिशियल रहेगा। और हम लोग योगेश और हम लोग हमेशा बात करते हैं कि वी वांट as many people to talk and think about participatory groundwater management as we can, as we possibly can, because that is the real potential of this. Let me end by very briefly telling you why we need this this cohort of many people working on participatory groundwater management। दो तीन वजह है इसकी। एक तो ये ग्राउंड वाटर की जो पूरी सिस्टम है, दैट इज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इनविजिबल है और दिमाग के बाहर है। आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज ग्राउंड वाटर don't know they're using groundwater. This is a paradox of groundwater. Now, having said that, इसकी वजह से ही the policy has remained blind to groundwater for many years। ग्राउंड वाटर का पहला जिक्र इंडिया के वाटर पॉलिसी में हुआ इन 2002, और वो भी बहुत ही मार्जिनली उसका डायमेंशन आया। 2012 में पहले ये पॉलिसी में उभर के आया। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड इन द 1980s। और उससे पहले तो हाई, लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ सरफेस वाटर, सरफेस वाटर, सरफेस वाटर, डैम्स, कैनाल्स, रेजर्वायर्स, ये था। आ, अभी लेटेस्ट नंबर्स भी आए हैं जल जीवन मिशन के, उसमें भी ये निकल के आ रहा है कि 90% 95% ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज आर बेस्ड ऑन ग्राउंड वाटर। एंड स्पेशली इन अ स्टेट लाइक महाराष्ट्र वेयर आई स्टे, विच इज सपोज टू बी अ स्टेट ऑफ डैम्स। सबसे ज्यादा डैम्स इंडिया में महाराष्ट्र में है। अभी सैटरडे को ही एक वर्कशॉप हुआ था यूनिसेफ के साथ, इधर पुणे में, तो मैं गया था वहाँ। तो इसमें ये आंकड़े उभर के आए हैं कि 90% ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स इवन इन द न्यू JJM, दिस वर्जन ऑफ JJM, is still groundwater। So that is the other dimension। The third is, see, we have 650,000 rural habitations in India, villages, you can say, and about 6,000
to 7,000 towns and cities. So whether India is rural, India is going to remain rural for at least a few more years, dominantly rural. But urban India also uses a lot of groundwater. And there is hardly anyone, I mean, probably about 50, 60 organizations are working on the topic of groundwater. And this includes government and non-government and all kinds of organizations. But there are even fewer organizations who are working on the ground with people on the concept of participatory groundwater management. So the potential is huge, but the resources to tap that potential are extremely limited. And I think this is where we need to understand the whole system. क्योंकि जो रिसोर्सेज है ये पूरे सिस्टम को एड्रेस करने की स्कोप तो बहुत बड़ा है, बट वो रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से रिसोर्सेज की, एंड बाय रिसोर्सेज आई डोंट ओनली मीन मनी, I also mean human resources, capable human resources of working on the ground on participatory groundwater management. And I think that is another reason why this course is important. And I will stop at that. Perhaps if Yogesh permits, if some of you have specific questions for me, अगर मेरे लिए कुछ सवाल है, तो मेरी with my limited knowledge and understanding, if I can answer some of those questions, I'll be very happy to do that. Permission granted, but just 3 questions, not more than that. Yes. सिर्फ 3 लोगों को सवाल पूछने हैं, उससे ज्यादा मैं किसी को पूछने नहीं दूंगा। सर, हिमांशु सर, मेरा पहला सवाल है। मैं पदम जैन हूँ, बूंदी राजस्थान से बोल रहा सवाल हूँ। एक ही रहेगा पदम, 2 3 नहीं, पहला और आखिरी एक ही सवाल यस, पूछना है। यस, यस। सो सर, जैसे ग्राउंड वाटर है, सो वो बेसिकली दिखता नहीं है। सो मतलब उसको हमको कैसे विजिबल बनाना है ताकि लोगों को भी पता चले। आपने भी हाईलाइट किया था कि ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है और कम्युनिटी भी अभी अवेयर नहीं है। तो उसको कैसे मतलब हम गांव के जो लोग हैं वो भी समझे। जैसे टेक्नोक्रेट्स है, वो उनको पता होगा कि एक्यूपर कैसा होता है, कैसे परफॉर्म करता है, पर उसको सिंपल भाषा में हम कैसे समझे। ठीक है, एक पहला सवाल ये है, और तीनों सवाल लेता हूँ साथ में, एंड देन वी यस। कैन आई कैन आंसर देम। जी, मेरा नाम प्रसून है। मैं यूनिसेफ राजस्थान के साथ काम करता हूँ, जयपुर में हूँ। और सर, शायद मैंने आपको एक प्रोग्राम यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के साथ था, दैट आई हैव सीन यू, आई हैव अटेंडेड योर लेक्चर उस टाइम पे। द ओनली थिंग इज के अभी जो मैं देख रहा हूँ वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट डेफिनेटली है, लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में नहीं है अभी भी जिस तरीके से होना चाहिए। राजस्थान बहुत ही एक टिपिकल स्टेट है जहाँ पे हम पूरा लाल स्टेट देख रहे हैं अभी एज फार एज द ग्राउंड वाटर इज कंसर्न, और अटल भूजल भी चल रहा है। मैं एज अ प्रोफेशनल इन दिस सेक्टर, मुझे ये जानना था कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में कैसे इसको हम एडवोकेट करें जिससे कि चीजों को गवर्नमेंट लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे इसको समझा जा सके और इंटरवेंशंस में बजट आ सके, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज ऑल बॉइल्ड इन, इट ऑल कम्स डाउन टू द बजट एलोकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। Right. Yeah, okay. I think there was a third question. या थर्ड क्वेश्चन बाय सुनीता ने बात किया था, तो सुनीता please. हाँ जी, बताइए। एक सेकंड। सॉरी। सो आई वाज टेलिंग कि कल ही मैं रौनक जी के साथ बात कर रही थी, और जब इस कोर्स के बारे में बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मैं भी 15 दिन एक्वाडे में ट्रेनिंग करके आया हूँ, और मतलब तुम जो कर रहे हो वो काफी मतलब काफी लर्निंग होगी उसके बारे में। तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, और इस तरह का डिस्कशन में हम पार्ट ले रहे हैं। तो
एक मन में बात आती है कि अभी हम जब आपका प्रेजेंटेशन देख रहे थे, पूरा तो नहीं हो पाया, शुरू का ही थोड़ा कुछ चल रहा था, और उसमें आपने रहट और चड़स चड़स के बारे में अपना स्टार्ट किया। मुझे बहुत खुशी हुआ रहट को देख करके, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे देखने को मिल जाते हैं। तो वो देख के मुझे लगा कि मतलब रिलेट कर पाई मैं चीजों को। और इसी से रिलेटेड ये चीज है कि जो हमारा ट्रेडिशनल विजडम था, जो जिस तरह से लोग वाटर को यूज करते थे, अगर आप मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं अगर डेजर्ट पार्ट की बात करूँ, जहाँ पे जैसलमेर और वहाँ टांका सिस्टम जैसे बनाया गया है, काफी लोग उसको मानते हैं। मतलब उसके आगोर में भी जैसे अगर जाते हैं, यानी कि कैचमेंट एरिया जो होता है आगोर में, वहां वो चप्पल पहन के नहीं जाते, सफाई रखते हैं, पानी और ये। तो एक पूरा उनका जमा जमाया सिस्टम हुआ करता था जब मैं आज से कुछ सालों पहले वहां जाती थी। अब जब से वो इंदिरा गांधी कैनाल वाला जो आ गया, और वो हर घर नल वाला जो है, तो मुझे लगता है कई बार ये चीज ना काफी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करती है, मन में कई सवाल लाती है। कई बार सोचते हैं कि कितना बढ़िया है, पानी आ गया है, वहां पे लोगों को नल में पानी मिल रहा है, बट कभी कभी मुझे लगता है कि क्या ये सिस्टम सस्टेनेबल है क्या? क्योंकि पता नहीं कब तक इंदिरा गांधी कैनाल से पानी आएगा भी या नहीं भी आएगा, या क्या सिस्टम होगा। तो क्या वो ट्रेडिशनल विजडम जो हमारा था, जो हम अपना पानी खुद से इकट्ठा कर रहे थे, उसी को पूरा साल यूज करते थे, अभी पूरा चेंज हो गया है। तो टेक्नोलॉजी वर्सेस जो हमारा ओल्ड नॉलेज विजडम जो था, वो काफी सवाल पैदा करता है। क्योंकि सेम अगर जेजे में भी देखते हैं हम, हर घर नल, जबकि हमें पता है कि कितने रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और हम कितना ओवर एम्बिशियस है इस बात को लेकर कि हर घर में नल में पानी आएगा, जबकि हमारे यहाँ तो अंडुलेटिंग टेरेन्स है, और पानी इतनी पहाड़ी पर चढ़ पाना भी बहुत मुश्किल है। तो वहां पे कैसे होगा? आ, ये सिस्टम को तो वो दोष नहीं है, बट फिर भी मतलब मन में काफी चीजें आती है इस बात को लेके। हाँ, तो आई थिंक थैंक यू. सो आई take all the three questions together because I think they are all related to each other. तीनों को साथ में लेते हैं. तो मैं ये मानता हूँ, मैं प्रसून जी के पॉइंट से शुरू करता हूँ, that basically it's an out of sight out of mind thing syndrome. और उसमें अभी भी मुझे लगता है कि पॉलिसी में और जितनी भी सरकारें आई हैं, irrespective of political ideologies, irrespective of whether it's left, right, center, the trouble is everyone tries to downplay groundwater. क्योंकि groundwater has always been posed as a crisis and not as a solution, which it actually is. It actually, groundwater is the lifeline of the country, if you ask me. But जो visible है, और वो पदम जी का जो सवाल था, जो visible water है, उस पे द ह्यूमन माइंड टेंड्स टू फोकस ऑन विजिबल थिंग्स. जो दिखाई देता है उस पे फोकस ज्यादा जाता है. एंड अभी भी ये एक, आई वुड से इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. टू कॉन्सेप्ट्स विच हमारे ट्रेडिशनल थिंकिंग, क्योंकि ट्रेडिशनल विजडम का भी एक ये आया था कि सरफेस वाटर को भी लेके ट्रेडिशनल विजडम में कोई भी हमारे परदादे जो हैं, if you ask our if I were to ask my grandparents whether they thought that water flowing in a river is wasted, ये वेस्ट हो रहा है समुंदर में जाके, तो वो मना करते, ये थिंकिंग को ही मना करते. लेकिन आज के थिंकिंग में ये बहुत उभर के आ रहा है कि बहुत पानी वेस्ट हो रहा है. बट देर इज नथिंग लाइक वेस्टेज इन नेचर. सो द विजिबल पार्ट ऑफ वाटर, विच इज सरफेस वाटर, is something which remains in the minds of people. And so that's visibility invisibility question that Adam asked, is that. So invisibility ko, how do you make it visible? So I think ye course, unless you have a deep understanding of groundwater, which was there, I feel, in the traditional wisdom, पर्शियन व्हील बेस्ड, सो जो सिस्टम्स है, चड़स है या रहट है या हमारे यहाँ मोटे चलती थी, ये सारी की सारी सिस्टम इज बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम. और
पूरी डिजाइन इन द इंजीनियरिंग ऑफ दीज systems was based on the science of groundwater. That is the second point I want to bring to the table. So one is the invisibility, but also increasingly हमारे दिमाग में जो ब्यूटीफुल दिखता है, जो ब्यूटीफुली हम इंजीनियर कर सकते हैं, सो रेहट जब देखते हैं हम, तो रेहट के बारे में या स्टेप वेल्स के बारे में बहुत इंटरेस्ट आता है लोगों को, क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखते हैं। उसमें एक सिमेट्री है, उसमें एक आर्किटेक्चर है, उसमें एक डिजाइन है, उसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स है, like there's a pulley, there's the gear system in the head. This becomes very attractive. The science of aquifers, the science of groundwater is not attractive at all because it has no symmetry. It is invisible, अदृश्य है ये। इसमें कोई सुंदरता नहीं है, जमीन के नीचे कोई भी चीज सुंदर नहीं लगती। एंड एक हमारे दिमाग में, मतलब अभी फॉर यू प्रसून जी, मैंने ये राजस्थान में सुना है, ये यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड आई विल स्टॉप एट दैट। थोड़ा सा ट्रेडिशनल के बारे में एक दो सेंटेंस बोल के मैं रुकूंगा, लेकिन मैं ये आपको ये स्पेसिफिकली आपने ये बात उठाई, तो आई मेट अ फ्यू पीपल जिन्होंने मुझे ये कहा कि जमीन के नीचे का पानी जो रहता है वो अशुद्ध पानी है। प्योर वाटर, होली वाटर इज वाटर ओनली ऑन द अर्थ। So my argument, and uska, I mean, he went on to say why he was saying that, but I don't want to get into that. It was absolutely rubbish. I went on to tell him that which are the holiest places in rivers. And he told me, हाँ वो source में जो पानी आता है। ऐसे तो पानी कहाँ से आता है? वो पानी तो धरती से ही आता है। All your temples at the source regions of your rivers are springs. You have built your Shiva temples around springs and you say that ये शिव का पानी है, ये गंगा बहती है शिव के उसे जटाओं से, all that. So I said all that is groundwater, and how can you say that groundwater is unholy? So this is a kind of paradox that we are dealing with. Last point that I think Sunita asked. This, see, traditional systems, again, reiterating my point, ट्रेडिशनल में हम लोग इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ब्यूटी को ज्यादा देखते हैं। हम लोग इसके साइंस के बारे में, द वेरी ऑफन इट इज अ ब्यूटी ऑफ इंजीनियरिंग, इट इज द ब्यूटी ऑफ आर्किटेक्चर which hides the science behind traditional knowledge and wisdom. And I think this is the bigger challenge of also bringing out traditional knowledge, traditional science. How do we overcome that beauty? How do we overcome that visibility to bring groundwater into a much more, how do you say, open domain where people can see it easily? And I think thanks to Yogesh and other organizations and our organizations also, I think that is exactly what we are trying to do. So I'll stop at that, Yogesh, and I will sit for some time, and then I have to leave as you run my presentation. But if you want, what I can do is I can leave a bit now and maybe join back in about 15-20 minutes. Once the presentation is over, then if there are any questions, I can be there again. ओके, ठीक है। तो आप मतलब ये हमने 2 बजे तक का पूरा हमारा लिंक है, तो आप कभी भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन टेक योर टाइम और अपना कंफर्ट और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू योगेश। थैंक यू। मैं शेयर करता हूँ। मेरा एक सवाल था सर को कि उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में एक लिखा था, मतलब एक बात करी उन्होंने कि अभी समय है इंडिविजुअल अट्रैक्शन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वाटर, उसको शिफ्ट करना है कम्युनिटी एक्सट्रैक्शन पर। तो उस पर क्या गवर्नमेंट का कोई होल्ड है क्या? जैसे मान लीजिए अगर अब तो क्या है कि सब लोगों की अपनी अपनी खुद की जमीन है, तो वो जितना चाहे उतने ट्यूबवेल है, बोरवेल है, वो बनाते रहते हैं। तो उसको वो जो है कि इंडिविजुअल एक्सट्रैक्शन को शिफ्ट करना है कम्युनिटी एक्सट्रैक्शन पर, तो उस पर कोई प्लानिंग है क्या गवर्नमेंट का? देखो एक्चुअली इसमें केतन ना,
या हाँ सर। हाँ, इसमें दो मुद्दे हैं। मेरी वीडियो में, या मैं अभी भी कहता हूँ, कहने की बात यह है कि ये तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आने वाला है। दिस हैज टू बी कम्युनिटी ड्रिवन, और कम्युनिटी पे शिफ्ट करना, इसके भी बहुत डायमेंशंस है। इट डजेंट मीन कि कुएं जो है लोगों के पास वो बंद करना। मतलब आई कैन एक्चुअली गिव यू 1 hour प्रेजेंटेशन ऑन व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिटी लेड एक्सट्रैक्शन। बट रेगुलेशन में इसको लाना, इसको टाइम लगेगा, ये बहुत मुश्किल होगा। और नॉर्मली ये मुर्गे और अंडे का जो साइकिल है वैसे है। सो बिल्कुल। रेगुलेशन के थ्रू कोई भी चीज जब बनती है, तो लोगों को लगता है कि ऊपर से हमारे ऊपर ये फोर्स किया गया। बट हम्म। नीचे से ही अगर बिल्ड होता है, तो फिर ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी रेगुलेशन में लाके उसको इंसेंटिवाइज करना वगैरह वगैरह, वो सब है। एक चीज शायद मैंने वीडियो में बोली नहीं होगी, वो बाद में आपके अ, इसके ट्रेनिंग के दौरान, कोर्स के दौरान निकल के आएगी। द मोर आई थिंक अबाउट इट नाउ, इज द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट ओनरशिप, द प्रॉब्लम इज अबाउट यूजेज। And usage is today in rural areas is dictated dominantly by agriculture. And agriculture is dictated or governed by the market. तो मार्केट को जब तक हम लोग समझते नहीं है और मार्केट के अंदर रिफॉर्म नहीं होता है, तब तक ये बात मतलब अधूरी रह जाएगी। मतलब 19 इन द लास्ट 70 years, एक मोटा मोटी कैलकुलेशन है कि राइस और पैडी, मतलब पैडी और व्हीट, इसके ग्रोथ, शुगर केन तो बहुत कम है, बट पैडी और व्हीट, मेनली पैडी, एंड एट द एक्सपेंस ऑफ मिलेट्स, millet production in India has gone down, went down. And just if you just take paddy and wheat, which has gone up and up and up over the last 70 years, इसका मतलब है 400 billion cubic meters of extra water as compared to 1950 has been used over these 70 years to promote the growth of paddy and wheat. This is reality. We needed it. We probably needed it. बट कहीं ना कहीं ये चेंज करने की जरूरत है। और अटल जल योजना जैसे प्रोग्राम्स में ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन जब तक ये बहुत बड़े मिशन मोड पे ग्राउंड अप नहीं आता, फ्रॉम द ग्राउंड अप, तब तक ये सवाल जो है आपका, ये अधूरा ही रह जाए। ओके, थैंक यू सर। इस पे मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है सर, कि जैसे कि आई कम फ्रॉम सिटी, तो सिटीज में हम देखते हैं कि जनरली जो म्युनिसिपल होता है वो नदियों से ट्रीट करके पानी हमें सप्लाई करता है, हम उसका एक टैक्स देते हैं। तो अर्बन जगह में हम सरफेस वाटर पे मेनली डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि म्युनिसिपल हमें सप्लाई करता है एंड दे आस्क फॉर सर्टेन टैक्स। बट जहां जहां ग्राउंड वाटर है वो जनरली हमें फ्री मिलता है, कहीं भी कोई भी कुछ भी खोद सकता है और जमीन से पानी निकाल सकता है। तो आई फील कि समवेयर इट इज अबाउट ओनरशिप, और मे बी कैन वी ऑल्सो सॉल्व इट थ्रू टैक्सेशन और कीपिंग सम सॉर्ट ऑफ चार्जेस, क्योंकि सिटीज में वी आर एनीवे पेइंग, बट जहाँ पे खुले लैंडस्केप्स हैं, जहाँ पे विलेजेस वगैरह हैं, वहां पे वी सी दैट इट कम्स फॉर फ्री एंड हेंस मे बी द एक्सप्लॉयटेशन। So I will answer this question in two ways. First of all, I feel again जो इनविजिबिलिटी की बात है, कि अर्बन में तो और भी इनविजिबल है, क्योंकि अर्बन में सबके दिमाग में ये, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ये घुसाया गया है कि सारा का सारा पानी सरफेस वाटर से आता है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी ये सरफेस वाटर को टैप कर रही है और वो आपको सप्लाई कर रही है। और जैसे अभी पुणे में, या आई मीन बहुत जगह जगह है, योगेश विल ऑल्सो टेल यू अबाउट भुज and many other places in Gujarat, the system is in complete denial of groundwater because the system doesn't use groundwater so much.
So it denies, forgetting that people are actually using groundwater, irrespective of whether water comes in through their pipelines or not. So, having said that, I think that there is another dimension to this, my response. That why do people in cities use groundwater? Because they are not getting enough municipal supplies. There is a failure, or there is part failure of municipal supplies. I mean, there are cities in peri-urban areas of large peri-urban areas of India who have a building permission from the municipality, who have a completion certificate from municipality, but no official water is coming in the pipeline. They have been given connections also, but वो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है पाइप का वो नहीं है. अब 5 साल 6 साल 10 साल ये सोसाइटी में क्या करेगा? I mean, they will either get tankers or they'll have their own sources. Also, we have to also remember, and I will close my argument with this. A majority of water that is used in building and construction in India. Now things are changing. Now in a lot of cities, they are actually bringing in treated wastewater and all for construction. But for many years, building and construction in urban areas was all based on groundwater. Because any municipality would give you a connection only after the completion of your building. Only after your completion certificate के बाद connection मिलता है. तब तक builders को, developers को, they have to tap into groundwater. And I think this is one of the biggest paradoxes of Indian thinking, that surface water dominates. So after the building comes up, you get municipal supply. But till the point that the entire development phase of urban India is supported by groundwater, there are no numbers. But my own sense is the development phase of urban growth, again, anywhere between 80 to 90% is directly, indirectly supported by groundwater resources. And urban doesn't get counted. I mean, building and construction doesn't get counted in any formal industry for industrial use of ground. So there are multiple dimensions. I don't have answers to all these questions. But ये बड़े सवाल है. And I think it's a good question you have asked. But it goes back to the question of invisibility and acceptance of groundwater. So acceptance and acceptability are the two additional dimensions that I feel हम लोग को लाना पड़ेगा हमारे कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम लोग सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, हम लोग इक्विटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, हम लोग एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम लोग एक्सेप्टेबिलिटी बाय कम्युनिटीज, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ बाय गवर्नमेंट is, I think, an equally important factor along with the other three, which we have to now bring into our discourse on, especially on groundwater. Mahesh want to ask a question. Yeah. हेलो Yes, सर, Mahesh. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका वीडियो देखा कल, दीपाकर सर का वीडियो था, इसमें सेम थिंग ये थी कि द ग्राउंड वाटर जो प्रॉब्लम जी मतलब आ रहा है वो कम थ्रू द ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो हमारे पास इस पूरा इंडियन इकोनॉमी है वो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. तो कोई रास्ता है हमारे लिए कि मतलब इस प्रॉब्लम को फेस ज्यादातर ना कर सके, या फिर क्या कर सकते हैं? देखो, ये ट्रेड ऑफ है. ट्रेड ऑफ इसलिए है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम हमें ये जरूरत थी. वी नीडेड इट. वी नीडेड फूड सिक्योरिटी. तो मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का, पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन और द सेकेंड पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जहां कैश क्रॉपिंग आ गया, मतलब along with food grain, there was cash cropping. So it's not that pura ka pura green revolution is responsible for this groundwater crisis. There are other elements as well. I think the market is a big element, and the market side of the green revolution is also important. So food for food security and food for the market, or cropping for the market, is one dimension.
I will actually not blame the agriculture sector for the groundwater crisis. Yes, partly so, but the groundwater crisis increasingly ये urban का भी urban growth के अंदर जो पहले सवाल पूछा था, I think who was it, Shivali had asked that question, that the system does not accept groundwater, and green revolution में भी यही हुआ कि बहुत लोगों को लगा कि green revolution is a consequence of the large dams, the canal systems and all. How much of agriculture was supported by these systems? I mean, on an average, even now, surface water accounts only for about what, 15-16% of the total irrigation in India. And therefore, इसको देखते हुए ये बहुत ही complex problem है. And green revolution is a part of that entire history. But green revolution के साथ साथ urban growth है, industrial ये है, even demographics hai. I mean, India's population has increased manifold in these, and we can't deny that. So we have many mouths to feed. We have many mouths that require drinking water. Today, at 100 liters per capita per day, the drinking water requirement of the country is 51 billion cubic meters. And 51 billion cubic meters may seem small, but it's not something that you can easily address. And that's the reason why this course is important. इसमें जो nuances है, ये dimensions है, एक कोई solution नहीं है इसमें. That is why I think towards the end of the course also, or the end of the training, I can come in and we can continue this very interesting conversation. Yes. प्रसून भाई, आपका कुछ सवाल नहीं था? आप कुछ बता, म्यूट है आप? नहीं, जस्ट सवाल नहीं था, इट वाज जस्ट अ फॉलो अप. लेकिन लास्ट ईयर इन राजस्थान द गवर्नमेंट डिड टेक अप वाटर रिचार्ज एंड वाटर सिक्योरिटी, उसको विजन में भी हम लोगों ने डाला. लेकिन अल्टीमेटली वही हुआ कि what I am seeing as a third person out of the government is that it is very difficult to implement the norms and the regulations जो कर रहे हैं. उसकी एक तो आपकी विल इंटेंट भी नहीं है, पॉलिटिकल विल भी थोड़ा सा कम है, बिकॉज एग्रीकल्चरल बीइंग अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. तो उसको लेकर जैसे एनओसी लेनी है, ये सारी चीज है, इट इज देयर ऑन पेपर. वी हैव लेटर्स इश्यूड अक्रॉस द गवर्नमेंट, सर्कुलर्स भी निकले हैं. लेकिन अगेन वही है कि कौन मॉनिटर करेगा, कौन इसको रेगुलेट करेगा, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा. ये चीज है ना, ये थोड़ी सी अनकंट्रोलेबल, दैट लीड्स टू द अनकंट्रोलेबल सिचुएशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर. अदरवाइज आपके सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के भी नॉर्म्स हैं कि जहां पे आपको लिमिटेड एक्सेस करनी है, लिमिटेड एक्सट्रैक्शन करना है, वो सारी चीज है. लेकिन अल्टीमेटली इट गोज डाउन कि भाई इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, हु विल एनफोर्स इट. एनफोर्सिंग द नॉर्म्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो दैट इज वेयर द क्रक्स आल्सो कम्स इन. तो पॉलिसी में लाना भी थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है, पॉलिटिकल विल नहीं होने के कारण, और ब्यूरोक्रेसी के पास भी नीचे कुछ है नहीं उसको इंप्लीमेंट करने, एनफोर्स करने के लिए. दैट इज वेयर, दैट्स द ओनली ऑब्जर्वेशन दैट आई वांटेड टू शेयर. या I think it's very valid question. Thank you very much all.